बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर लाइट को। तो ये क्लास 8 का चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और आप सभी लोगों ने रिक्वेस्ट भी किया था कि सर इस चैप्टर को बनाइए, तो मैं इस चैप्टर को आपके लिए बना रहा हूं। तो बच्चों यहाँ लाइट के बारे में बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीजें मैं आपको बताऊंगा और आप सब लाइट से वाकिफ भी हैं। तो बच्चों जरा सोचो कि तुम अभी अपने अगल बगल कई चीजों को देख पा रहे हो, तो आखिर क्यों देख पा रहे हो? बच्चों लाइट के कारण, प्रकाश के कारण इन चीजों को तुम देख पा रहे हो। यदि लाइट ना हो बच्चों, यदि तुम रूम में बैठे हो और सारे लाइट्स को बुझा दो, तो क्या तुम चीजों को देख पाओगे? नहीं देख पाओगे। तो यहां लाइट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है बच्चों, जिससे कि हम किसी चीज को देख पाते हैं। तो लाइट क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन आता है व्हाट इज लाइट। तो जिस तरीके से हम लोगों ने पढ़ा है साउंड क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ठीक इसी तरीके से बच्चों लाइट भी क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो लाइट के बारे में तुम बता सकते हो, क्या बता सकते हो? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है? एनर्जी का है एक स्वरूप है, विच इंक्लूड्स द सेंसेशन ऑफ विजन इन आवर आईज, जिसके कारण हम लोगों को आंख में क्या हो रहा है, सेंसेशन ऑफ विजन हो रहा है। तो लाइट के कारण ही सेंसेशन ऑफ विजन होता है, जिसके कारण किसी चीज को हम लोग देख पाते हैं। और आगे हम लोग चैप्टर में जब बढ़ेंगे तो यहां पर आई के बारे में, आई के स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे और आई के स्ट्रक्चर में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग किसी चीज को देख पाते हैं। तो तुम देख सकते हो यहां पर आखिर हम चीजों को कैसे देख पाते हैं बच्चों। तो जो लाइट है बच्चों, वह क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट है उससे टकराता है और उसके बाद हमारी आंखों तक पहुंचता है, तो वह चीज हमारे लिए क्या होता है, विजिबल होता है। यही कारण है कि यदि लाइट ना हो तो चीजें हमारे लिए विजिबल नहीं होंगी और हम उस चीज को देख नहीं सकेंगे। तो यहां देख सकते हो किस तरीके से सनलाइट है या फिर अदर रूम का लाइट है, जो बल्ब वगैरह है, वह क्या करेगा, लाइट जो है सो वह ऑब्जेक्ट सरफेस पर जाएगा, उससे टकराएगा और फिर हमारी आंखों तक पहुंचेगा। तो यहां देख सकते हो यह जो व्यक्ति है इस ऑब्जेक्ट को देख पा रहा है। यहां देख सकते हो यह भी इस ऑब्जेक्ट को देख पा रहा है। क्यों? इसको कैसा विजन आ रहा है, रेड आ रहा है, क्योंकि यहां पर व्हाइट लाइट, सन का जो व्हाइट लाइट है वो 7 कलर का मिक्सचर है, या जो व्हाइट लाइट होता है वह 7 कलर का मिक्सचर होता है, जो कि आगे के क्लासेस में तुम पढ़ोगे। तो यहां हम लोगों को जो रेड है वह रेड क्यों दिखता है, जो यहां ब्लू देख रहे होगे तुम्हें ब्लू क्यों दिख रहा है, तो वह इसलिए दिख रहा है कि वह ब्लू लाइट ही तुम्हारे आंखों तक पहुंच पा रहा है। तो यहाँ पे यह जो ब्लू लाइट है वह तुम्हारी आंखों तक पहुंच रहा है, यहाँ जो दिख रहा है यह रेड लाइट है वह आंखों तक पहुंच रहा है। तो जिस तरीके से वह लाइट हमारे आंखों तक पहुंचेगा, हम उसको क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं कि वह किस कलर का भी है। तो यहां देख सकते हो बच्चों, व्हेन लाइट फॉल्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ता है, सम पार्ट ऑफ लाइट इज रिफ्लेक्टेड, कुछ पार्ट ऑफ लाइट क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है टू आवर आईज, देन वी आर एबल टू सी एन ऑब्जेक्ट। तो यदि तुमसे कोई क्वेश्चन कभी पूछे कि आखिर हम लोग ऑब्जेक्ट्स को कैसे देख पाते हैं, तो तुम बोलना जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट पर टकराती है तो उसके बाद वह हमारी आंखों तक जब पहुंचती है तो हम उस चीज को फिर देख पाते हैं। अब हम लोग को देखना है प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। तो प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट आगे की क्लासेस में बहुत डिटेल में पढ़ाया जाएगा, क्लास 10th में भी पढ़ाया जाएगा, लेकिन यहाँ पर कुछ छोटी छोटी बातें तुम्हें पढ़ाई गई हैं, जैसे कि इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। यह क्या है, एक एनर्जी का फॉर्म है। इट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, जो लाइट होता है बच्चों स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है। लाइट कैन फॉर्म शैडो, लाइट क्या करता है, शैडो का फॉर्मेशन कर सकता है। तो यहाँ देख सकते हो, यहाँ चित्र में यहाँ दिखाया गया है कि लाइट जो है वह क्या होता है, सीधी लाइन में चलता है, यानी कि लाइट स्ट्रेट लाइन में चलता है। तो लाइट रेज यहां देख सकते हो, यदि यहां पर हम लोगों ने कैंडल रखा है और इसको हम लोग एक सीधे पाइप से देखना चाहते हैं तो हम लोग इसको देख पाएंगे, लेकिन यदि यहां पाइप को टेढ़ा कर दिया जाए, इस तरीके से यहां बेंड कर दिया जाए, तो क्या इस लाइट को हम लोग देख सकते हैं? आंसर है नहीं देख सकते। तो आखिर क्यों नहीं देख सकते? बहुत सिंपल सा आंसर है, क्योंकि लाइट सीधी रेखा में चलती है, तो यहां पर टकरा रही है लाइट इस तरीके से, लेकिन यहां बेंड होने के कारण हम लोग आगे इसको नहीं देख सकते, लाइट आगे ट्रैवल नहीं कर पा रहा है।
अब देखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है बच्चों। तो ये सारे बहुत सिंपल चीजें हैं, तुमने पहले भी क्लासेस में पढ़ रखी हैं, लेकिन यहाँ कुछ डेफिनेशन भी तुमको लिखने को आता है, तो वह भी तुम्हें समझते हुए चलना है। तो देख सकते हो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है। तो यहाँ छोटी छोटी चीजें याद कर लो। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, देखो बच्चों यहाँ डेफिनेशन तुमको याद करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जामिनेशन में तुमसे यह नहीं पूछता है कि तुम्हारा नॉलेज कितना है, कितनी चीजें तुम जानते हो, बल्कि तुम जो डेफिनेशन वहां लिखोगे वह यदि करेक्ट है तो तुम्हें मार्क्स मिलेंगे, नहीं करेक्ट है तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो तुम्हें याद कैसे किया जाए यह भी सीखना चाहिए। तो कोई बड़ा सा डेफिनेशन होता है, उसमें 2-3 वर्ड्स को हम लोग याद कर लेंगे और फिर कुछ और वर्ड्स उसमें मन से जोड़ देंगे, तो हमारा डेफिनेशन बन जाएगा। जैसे कि हम लोग कई तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हैं। रिफ्लेक्शन कैन बी डिफाइंड एज, इसको अपने मन से जोड़ दिया, फिर लिख दिया द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट याद कर लिया। तो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट किससे हो रहा है? बाय शाइनी सरफेस। जब लाइट इधर से टकरा रहा है तो शाइनी सरफेस से टकराने के बाद ये क्या कर रहा है? बाउंस बैक, उसी मीडियम में यह बाउंस बैक आ जा रहा है, वापस आ जा रहा है इनटू द सेम मीडियम। यह याद रखना है, उसी मीडियम में। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लास्ट में कर सकते हो, डिफाइंड है शुरू में लिख सकते हो, या दोनों में से कोई एक करना होता है। तो तुम बहुत तरीके से इसकी डेफिनेशन को कई बुक्स में लिखे होंगे, एक आध को पकड़ लो और उसी को एकदम रट लो। तो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट देखो कितना आसान है। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट बाय शाइनी सरफेस इन द सेम मीडियम इज कॉल्ड और इज टर्म्ड एज, कुछ भी लिख सकते हो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो देख सकते हो लाइट इधर से गया, वापस आ रहा है इसी मीडियम में, इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। देखो इस तरीके से टॉर्च का जो लाइट है आया और ये शाइनी सरफेस से टकराकर इधर जा रहा है, इसे ही हम लोग क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब हम लोग को देखना है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है? तो यहां देख सकते हो, इसे हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। तो यहां सबसे पहला लॉ क्या है? 2 लॉ पढ़ना होता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तुम में से बहुत को पता भी होगा। तो द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है, यही है पहला लॉ। तो यहां तुम देख सकते हो, सबसे पहले देखो ये बच्चों एंगल, ये जो बच्चों है, यह जो लाइट है बच्चों, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं बच्चों? इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे। तो यह जो लाइट पड़ रहा है यहां, जो आके टकरा रहा है, उस आने वाली रेज, लाइट की रेज को हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रेज। और टकराने के बाद जो लाइट रेज वापस जा रही हैं, इसे हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, मतलब रिफ्लेक्ट होके जा रही है, तो इसे हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। अब यहां पर जो सरफेस है बच्चों, यह है शाइनी सरफेस। तो इसी सरफेस से परपेंडिकुलर इस तरीके से यदि खींचा जाए तो ये है बच्चों नॉर्मल, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? नॉर्मल, जो इसके क्या होता है? 90 डिग्री का होता है। अब ध्यान से देखो, तो जो इंसिडेंट रे है और नॉर्मल है, इसके बीच का जो एंगल है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, तुम लोग जानते ही होंगे। और जो नॉर्मल है और रिफ्लेक्टेड रे है, इसके बीच के एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहां पर फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि जैसे ये आएगा उतना यहां पर कुछ एंगल बना रहा है, ये एंगल मान लो आई है और ये एंगल क्या है? आर है। तो बोलता है एंगल आई बराबर क्या हो जाएगा? एंगल आई आर। एंगल आई बराबर क्या हो जाएगा? एंगल आर के बराबर होगा। ये पहला लॉ बता रहा है। मतलब यह जो नियम है बच्चों, यह हमेशा ऐसा ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि एंगल आई एंगल आर के बराबर ना हो, ऐसा नहीं हो सकता है। ये पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। दूसरा देखो, द इंसिडेंट रे, जो इंसिडेंट रे आ रहा है, द नॉर्मल, जो नॉर्मल इस तरीके से है, एंड द रिफ्लेक्टेड रे, और जो क्या है? रिफ्लेक्टेड रे है, वो तीनों जिस पॉइंट पर वो आके मिल रहे हैं, ये सभी एक प्लेन पर होगा। प्लेन का मतलब क्या हो गया? जैसे ये एक प्लेन हो गया, ये एक प्लेन हो गया, नीचे से ये एक प्लेन हो गया, इधर से ये एक प्लेन हो गया। प्लेन कहने का मतलब अब समझो। तो यहां देखो, मान लो कि ये है इंसिडेंट रे, ये इधर से आ रहा है, ये है नॉर्मल।
तो ये एक प्लेन हो गया बच्चों, ये एक प्लेन हो गया। तो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो इधर जाएगा, इसी प्लेन में जाएगा। दिख रहा है तुम्हें? ये इंसिडेंट रे आ गया, है ना, ये क्या हो गया, नॉर्मल हो गया, तो रिफ्लेक्टेड रे इधर जाएगा। ये सब एक प्लेन में हो गए, एक प्लेन में हो गए। अब एक दूसरा प्लेन मैं दिखा दूं, देखो, तो इंसिडेंट रे इधर से आया, ये नॉर्मल हो गया और ये तुम्हारे तरफ जाने लगा रिफ्लेक्टेड रे, दिख रहा है? तो ये दूसरा प्लेन में घुस गया। ऐसा नहीं बोल रहा है, ये इसी प्लेन में होना चाहिए, ये तीनों एक प्लेन में होना चाहिए। ऐसे नहीं कि ये इधर चला जाएगा या इधर जाएगा या इधर जाएगा, मेरे तरफ आ जाएगा, ऐसा नहीं है। एक प्लेन ऐसे हो गया, यदि इधर प्लेन देखेंगे तो ऐसा एक प्लेन हो गया। समझ में आ रहा है? तो यही बोलता है। तो जो इंसिडेंट रे है, नॉर्मल है और रिफ्लेक्टेड रे, तीनों एक पॉइंट पे जो मिल रहे हैं, तो ये तीनों एक ही प्लेन में होगा। ये तुम्हारा दूसरा लॉ है, ठीक है। दिस लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आर एप्लीकेबल टू ऑल टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो जितने भी चमकीले सरफेस हैं, शाइनी सरफेस है, वहां पर रिफ्लेक्शन यदि हो रहा है तो ये इस लॉ का पालन करेगा। या फिर वो मिरर हो, मतलब प्लेन मिरर हो या तो कर्व्ड मिरर हो, कुछ भी हो, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वो पालन करेगा। अब हम लोग देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर क्या होता है बच्चों, देख सकते हो। तो प्लेन मिरर एक समतल दर्पण होगा जिसके पीछे क्या होगा, इस तरीके से एक तरफ क्या होगा बताओ, पॉलिश किया रहेगा और इधर पॉलिश किया रहेगा। तो इधर सामने से खड़ा होकर हम लोग क्या करेंगे, अपना प्रतिबिंब देखेंगे, मतलब अपना इमेज देखेंगे। बच्चों मिरर तुम्हारे घरों में भी है, तो मिरर यूजुअली मान लो कि तुम्हारे घरों में जो मिरर है बच्चों वह प्लेन मिरर है। तो तुम ऐसे खड़े हो जाते हो और अपना इमेज वहां देखते हो। तो यही हम लोग को देखना है कि जो इमेज बनता है प्लेन मिरर में वो कैसा कैसा होता है। तो जैसे मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। तो तुम अपने घर में मिरर के सामने खड़े हो जाना और तुम देखना क्या इमेज जो है वह सीधा बन रहा है कि उल्टा बन रहा है। सीधा और उल्टा इमेज समझो। यदि हम लोग इस तरीके से खड़े हैं, यदि आंख ऊपर है और मुंह नीचे है और इसका जो इमेज है इस तरीके से बनता है, देखो ऐसा इमेज बनता है कि आंख नीचे हो गया और मुंह, ऐसा इमेज यदि बनता है तो इसको बोलते हैं उल्टा इमेज, ठीक है। लेकिन यदि ऑब्जेक्ट ऐसा है और इमेज भी देखो इसका ऐसा ही बन रहा है, ये देखो ऐसा इमेज बन रहा है, तो इसको बोलते हैं इरेक्ट इमेज, सीधा इमेज इसको बोलते हैं। और इसको बोलते हैं इन्वर्टेड इमेज। तो तुम चम्मच से देखना अपने शकल को, इस तरीके से चम्मच जो होता है उससे अपने शकल को देखना, फेस को देखना, तो उल्टा नजर आएगा, सिर ऐसा उल्टा नजर आएगा। तुम देख सकते हो, अभी भी देख सकते हो। यदि तुम घर में हो तो जाओ और चम्मच को लेके आओ और तुम देखोगे कि तुम्हारा शकल क्या हो गया है, एकदम उल्टा हो गया चम्मच में। लेकिन यदि प्लेन मिरर में तुम अपना शकल देखोगे, अपना फेस देखोगे, अपना बॉडी देखोगे, तो एग्जैक्टली वो क्या रहेगा, इरेक्ट रहेगा, सीधा रहेगा। तो देखो मैं 3-4 बात बता रहा हूं तुम्हें। प्लेन मिरर से जो इमेज बनता है, प्रतिबिंब बनता है, उसमें तुम्हें क्वालिटी लिखना है 3 से 4। तो मैं बता रहा हूं और तुम समझते जाओ। पहला क्या हो गया बच्चों, इरेक्ट हो गया, यह देख सकते हो क्या हो गया, इरेक्ट मतलब सीधा बन गया। पहला क्या बना, सीधा। दूसरा, यह जितना बड़ा है यह भी उतना ही बड़ा है, यानी कि यदि दूसरा लिखें तो सेम साइज, क्या है बच्चों, सेम साइज, सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतना ही बड़ा इमेज बनेगा। एक और यहां पर ऐड कर सकते हो, लैटरली इन्वर्टेड। जैसे कि तुमने देखा होगा या तुम देखोगे कि आईना में आर को ऐसे देखोगे तो ये ऐसा दिखेगा। देखा है तुमने, आईना में यदि तुमने बुक को इस तरीके से दिखाओगे तो बुक एकदम लैटरली इन्वर्टेड होता है। तो तीसरा लिख सकते हो कि क्या है, लैटरली क्या है बताओ, इन्वर्टेड है। इस तरीके से लिख सकते हो, लैटरली क्या है, इन्वर्टेड है। चौथा लिख सकते हो कि ये जो मिरर है, मिरर से देखो, मान लो 100 सेंटीमीटर की दूरी पे ऑब्जेक्ट रखा गया है, तो 100 सेंटीमीटर पीछे ही इसका इमेज बनता है। हो गया। चौथा कि जितना दूरी पर इमेज बनेगा, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, उतना ही दूरी पीछे उसका इमेज बनेगा। कोई दिक्कत। और पांचवा लिख सकते हो कि वर्चुअल इमेज बनेगा। इससे लिख देता हूं मैं, वर्चुअल। कैसा इमेज बनेगा,
वर्चुअल इमेज बनेगा। ये क्या हो गया, पांचवा नंबर हो गया। तो ये पांचों पॉइंट्स तुम लिख सकते हो प्लेन मिरर से इमेज के बारे में। बच्चों यदि अभी याद कर लिया तुमने तो क्लास 10th में भी यही पढ़ना है प्लेन मिरर। वहां भी पूछा जाएगा कि इमेज जो है वह कैसा कैसा बनता है प्लेन मिरर से, तो वहां भी इसके आंसर को तुम कर सकते हो। तो अच्छे से पढ़ने से बहुत फायदा होता है बच्चों, ठीक है। अब देखेंगे रेगुलर एंड डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन किसे कहेंगे और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन किसे कहेंगे। तो यहां बच्चों देख सकते हो यदि लाइट रेज यहां पैरेलल आते हैं और पैरेलली ये चले जाते हैं इस तरीके से रिफ्लेक्ट होके, तो इस तरीके के रिफ्लेक्शन को हम लोग बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। यहां देख सकते हो तुम, व्हेन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज स्मूथ, जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है, स्मूथ होता है, एंड वेल पॉलिश, द parallel rays falling on it are parallel to one another, then the reflected light goes in one particular direction and also parallel to each other। सिंपल सा मैटर है कि यदि जो पैरेलल रेज आते हैं, इंसिडेंट होते हैं, तो प्लेन सरफेस से टकराने के बाद जब पैरेलली वो क्या हो जाते हैं, रिफ्लेक्ट होते हैं। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो नया क्वेश्चन यह है कि इरेगुलर रिफ्लेक्शन किसे कहेंगे। तो देख सकते हो इरेगुलर रिफ्लेक्शन को, तो जब सरफेस उबड़ खाबड़ होगा तो पैरेलल रेज ऑफ लाइट आएंगे, तो देख सकते हो यहां पर क्या हो रहा है, कुछ रेज इधर चले जा रहे हैं, कुछ रेज इधर चले जा रहे हैं, कुछ रेज इधर चले जा रहे हैं। मतलब इसका जो रिफ्लेक्शन है इस तरीके से कहीं इधर उधर इस टाइप से हो जा रहा है, पैरेलली ये वापस नहीं जा रहा है। तो मतलब जब इरेगुलर सरफेस से, रफ सरफेस से जब लाइट रेज टकराएंगे तो उस तरीके से इनमें जो रिफ्लेक्शन होता है वह होता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। व्हेन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज रफ, यह कब होगा, जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है, रफ होता है। द पैरेलल रेज फॉलिंग ऑन इट आर रिफ्लेक्टेड इन डिफरेंट डायरेक्शन। सिंपल सा लिख देना कि जो रिफ्लेक्टेड रे हैं वो रिफ्लेक्ट जब होते हैं तो डिफरेंट डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, रिफ्लेक्टेड इन डिफरेंट डायरेक्शन। दो फॉलिंग रेज हैं वो डिफरेंट डायरेक्शन में क्या होते हैं, रिफ्लेक्टेड होते हैं। फॉलिंग रेज जो रेज फॉल कर रहे हैं डिफरेंट डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट करते हैं, और इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। देखा बच्चों। अब देखेंगे मल्टीपल इमेजेस। तो देख सकते हो यहां पर, यदि यहां पर आईना हो, सामने सामने आईना हो, तो देखोगे कि कई इमेज यहां पर तुम्हें देखने को मिलेंगे, और इस प्रकार के इमेज फॉर्मेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टीपल इमेज फॉर्मेशन। यहां देख सकते हो when two or more mirrors are placed at an angle to one another, we can see multiple images of an object। जब कुछ खास एंगल पर दो मिरर को रखा जाए तो उनमें देखो कि बहुत सारे मल्टीपल इमेज देखने को मिलेंगे। जबकि देख सकते हो यहाँ पर, यहाँ भी देख सकते हो, यहाँ खास एंगल पर एक मिरर यहाँ है और एक मिरर यहाँ है, तो यहाँ पर मल्टीपल इमेज तुम क्लियरली देख सकते हो। देखो सिक्का यहाँ एक रखा हुआ है, लेकिन सिक्का कितना सारा यहाँ पर बन रहा है। तो यहाँ तुम इसको कर भी सकते हो घर पे। द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म डिपेंड्स ऑन द एंगल बिटवीन द टू मिरर्स। तो जैसा एंगल होगा उतना ज्यादा इमेज यहाँ पर बनेगा, मल्टीपल इमेज का संख्या उतना होगा। व्हेन द टू मिरर्स आर केप्ट अपोजिट एंड पैरेलल टू ईच अदर, अपोजिट है, पैरेलल टू ईच अदर है। पैरेलल मतलब क्या हो गया, एक इधर सामने तो एक इधर सामने, तो देखोगे कितना ज्यादा संख्या में यहाँ पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस आर फॉर्म्ड, बहुत सारे इमेजेस यहाँ पर बन जाते हैं। तो चलो अब एक कैलेडोस्कोप के रचना को हम लोग देखते हैं कि कैसे ये बनावट इसका होता है। तो यहाँ देख सकते हो बच्चों, एक कैलेडोस्कोप है, इसमें क्या करना है, सिंपली कोई खास चीज नहीं है। यहाँ पर देख सकते हो एक क्या है, कूट का इस तरीके से गोल तुम लोग को संरचना लेना है, और उसमें तीन रेक्टेंगुलर क्या लेना है, शीशा लेना है, यानी कि मिरर लेना है, प्लेन मिरर। और इस प्लेन मिरर को इस तरीके से तुम कर दो कि जो उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, मतलब जिस ओर हम लोग चेहरा देखते हैं वो अंदर की ओर हो, और इस तरीके से प्रिज्म की तरह उसको आकृति दे देना है। फिर इसको क्या करना है, वह जो कूट का जो गोल है उसमें उसको डाल देना है, और एक तरफ से देख सकते हो यहाँ पर छिद्र है बच्चों, एक
ढक्कन लगा देना है इसमें, और ढक्कन में यहाँ देखो यहाँ पर क्या है, छोटा सा छिद्र बना देना है और उसको एक साइड इसको ऐसे लगा देना है। और दूसरे साइड क्या करना है, दूसरे साइड जैसे एक साइड ये हो गया और दूसरा साइड ये हो गया, तो दूसरा साइड क्या करना है, यहाँ पर एक और मिरर ही लेना है, प्लेन मिरर लेना है और उसको ऐसे लगा देना है। और फिर क्या करना है, इसको ऐसे करके देखना है। तो देखना ऐसे नहीं है, इसमें कुछ क्या करना है, कांच के टुकड़े डाल देना है, रंगीन कांच के टुकड़े को ऐसे डाल दो और ऐसे बंद करके फिर ऐसे देखो, और नीचे तो पैक ही होगा और उसको तुमको देखना है, देखना कितना रंग बिरंगा वो दिखता है। तो चलो अब अपने ह्यूमन आई को हम लोग देखते हैं। तो ह्यूमन आई को देखने के लिए यहाँ पर बच्चों देख सकते हो, ह्यूमन आई के स्ट्रक्चर को हम लोग देखेंगे। तो ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर यहाँ देख सकते हो। चलो बच्चों अब हम लोग ह्यूमन आई के स्ट्रक्चर को यहाँ देखते हैं। तो यहाँ देख सकते हो एक ह्यूमन आई के स्ट्रक्चर को दिखाया गया है। यहाँ ह्यूमन आई में कौन कौन से पार्ट होते हैं, देखो यही आई है हमारा। तो ह्यूमन आई बच्चों देख सकते हो किस तरीके से ये गोल एक संरचना है और यहाँ अलग अलग पार्ट्स होते हैं जिसके बारे में तुम्हें जानना है, क्योंकि ये एग्जामिनेशन में तुमसे पूछा जाएगा। तो यदि हम लोग ह्यूमन आई को देखें बहुत अच्छे से बच्चों, तो तुम देख सकते हो सबसे ऊपर जो भाग है, ये जो भाग है बच्चों, इसे हम लोग बोलते हैं कॉर्निया। क्या बोलते हैं बच्चों, कॉर्निया। ये जो ऊपर का भाग है, और ऊपर का भाग क्या होता है बच्चों, ट्रांसपेरेंट होता है। इस ट्रांसपेरेंट भाग को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, कॉर्निया। तो बच्चों जब लाइट रेज इस तरीके से आता है तो बहुत सारे लाइट को ये कॉर्निया क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है, और फिर बाकी जो लाइट है वही क्या होता है, आंख में इंटर कर देता है। तो सबसे पहला भाग कौन हो गया बच्चों, कॉर्निया। याद हो गया। चलो दूसरे भाग की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरे भाग को देख सकते हो यहाँ, यह है आइरिस बच्चों। यहाँ देखो आइरिस है और यहाँ पर है बच्चों प्यूपिल। ये देखो यहाँ पर होता है प्यूपिल। तो आइरिस और प्यूपिल, इनको तुमको समझना हो कि आइरिस क्या होता है और प्यूपिल क्या होता है, वह मैं तुम्हें समझा दूंगा। इसके बाद देख सकते हो यहाँ पर सिलेरी मसल होता है। यहाँ देख सकते हो यह है सिलेरी मसल, और यहाँ पर है बच्चों लेंस। क्या है बच्चों, लेंस। तो लेंस क्या होता है, लेंस जैसे यहाँ यह शीशा का लेंस है बच्चों, यहाँ शीशा का जैसे कॉन्वेक्स लेंस है, ऐसे ये शीशा का लेंस नहीं होता है, बल्कि यह जेली लाइक मटेरियल से बना होता है। तो चलो जब हम लोग एक एक के बारे में देखेंगे तो बहुत अच्छे से तुम्हें सारा समझ में आ जाएगा। तो देख सकते हो सबसे पहला क्या हो गया बच्चों, कॉर्निया हो गया। कॉर्निया क्या हो गया, इट इज लोकेटेड एट द फ्रंट पोर्शन ऑफ आई। सबसे फ्रंट पोर्शन में जो ट्रांसपेरेंट भाग होता है आंख का, उसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, कॉर्निया कहते हैं। तो बच्चों आज यदि तुम बहुत अच्छे से इसको पढ़ लेते हो तो भविष्य में यही फिर आई तुमको पढ़ना पड़ेगा, तो तुम आसानी से उसके आंसर्स को कर पाओगे। तो यहां देख सकते हो it is transparent window that bulges outwards and responsible for the maximum reflection of the light that enters the eye। तो यहाँ जो बल्ज मतलब थोड़ा सा उठा हुआ ये भाग होता है बच्चों, और यह क्या होता है, लाइट को मैक्सिमम जो लाइट आंखों से टकरा रहा है, तो इस कॉर्निया से टकराते ही वो क्या होता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है, और कुछ लाइट को ये आंखों के अंदर प्रवेश करने देता है। समझ गए कॉर्निया के बारे में, यह क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। दूसरा हो गया बच्चों आइरिस और प्यूपिल। आइरिस और प्यूपिल के बारे में बहुत अच्छे से देखो बच्चों। तो आइरिस यहाँ देख सकते हो, ये कलर देख सकते हो आंख का बच्चों, ये कैसा आंख का कलर है, ब्लू है। तो आइरिस जो होता है बच्चों वही आंख का कलर डिसाइड करता है। किसी का आंख ब्राउन होता है, किसी का ब्लू होता है, किसी का ग्रीन होता है, तो वह किसके कारण होता है, आइरिस के कारण। ये तुम याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्यूपिल समझ लो बच्चों खिड़की है जिससे अंदर की ओर लाइट प्रवेश करेगा। ठीक है, तो प्यूपिल और आइरिस इन दोनों का क्या होगा, तालमेल होगा। तो आइरिस और प्यूपिल के तालमेल से लाइट आंख की कितना अंदर प्रवेश करेगा वह ये दोनों डिसाइड करेंगे, और इन दोनों के संयोजन से ही लाइट हमारे आंख के अंदर इंटर करता है। मैं इसे बहुत अच्छे से समझा दे रहा हूं, तुम यहां देख सकते हो, तुम प्यूपिल और आइरिस को यहां देख सकते हो। तो यहां देखो बच्चों, यहां पर तुम देख सकते हो प्यूपिल हो गया और आइरिस क्या हुआ, आइरिस कैसा हो गया बच्चों, यहां ब्राउन कलर का आइरिस हो गया। ये देखो ये ब्राउन क्या हो गया, आइरिस हो गया, और ये क्या हो गया, प्यूपिल हो गया। यहां देखो ये क्या हो गया, प्यूपिल हो गया। दिख रहा है तुम्हें। तो यहां देखोगे बच्चों आंख वही है, लेकिन यहां प्यूपिल इतना बड़ा हो गया है और यह प्यूपिल क्या हो गया है, छोटा हो गया है।
तो प्यूपिल छोटा कब होता है और बड़ा कब होता है। तो बच्चों पहला चीज सीखो, जो लाइट हमारे आंख में अंदर इंटर करता है वह इसी आइरिस और इसी आइरिस के कारण इंटर करता है। समझ में आ रहा है तुम्हें? यहां देखो, जो लाइट हमारे आंख में इंटर कर रहा है, ये देखो लाइट इस तरीके से आंख में इंटर करेगा और अंदर की ओर जाएगा और यहां पर तुम्हारा क्या होगा, रेटिना पर इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो लाइट आंख के अंदर प्रवेश कर रहा है, तो लाइट जो आंख के अंदर प्रवेश कर रहा है, किस अमाउंट में लाइट आंख के अंदर प्रवेश कर रहा है उसको कौन डिसाइड करता है? यही आइरिस और प्यूपिल का जोड़ी डिसाइड करता है। तो अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने वाला हूं बच्चों, जब बहुत ज्यादा लाइट में हम लोग जाते हैं, बहुत ज्यादा बाहर लाइट होगा, तो बताओ कि यह जो है सिकुड़ जाएगा प्यूपिल या फिर फैल जाएगा। बच्चों जब बहुत ब्राइट लाइट हमारे आंखों पर पड़ता है तो यह जो है यह क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है, यानी कि दरवाजा क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है। मतलब यह जो आइरिस है बच्चों, आइरिस दिख रहा है, आइरिस इस दरवाजा को क्या कर देगा, छोटा कर देगा, जिससे कम लाइट हमारे आंखों में प्रवेश करे। लेकिन यदि तुम अंधेरे रूम में घुसते हो बच्चों, अंधेरे रूम में या डार्क रूम में या वैसे रूम में जहां पर लाइट कम होता है, तो उस समय में हमें ज्यादा रोशनी की जरूरत होती है। तो उस समय यहां पर यह जो प्यूपिल है वह क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। तो देखा तुमने, प्यूपिल डार्क में क्या हो जाएगा, डार्क में बड़ा हो जाएगा, और लाइट बहुत ज्यादा ब्राइट लाइट होगा तो ये क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। एकदम समझ में आ गया? तो जब ब्राइट लाइट होगा तो प्यूपिल क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, और जब डार्क होगा या कम लाइट होगा, लो लाइट होगा, कैसा होगा बताओ, लो लाइट होगा, तो लो लाइट में प्यूपिल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा आइरिस की मदद से। समझ में आ गया? तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन तुम एकदम याद रखो, आगे की क्लासेस में भी ये जरूरी पड़ेगा। अब देखो लेंस बच्चों, तो यहां तुम लेंस को देख सकते हो, किस तरीके से लेंस को यहां दिखाया गया, यह देखो यही है लेंस। तो जैसा मैंने स्ट्रक्चर बताया, सबसे पहले क्या है बच्चों, देखो यहां पर कॉर्निया हो गया, ये देखो ये क्या हो गया, कॉर्निया हो गया। कॉर्निया के बाद क्या हो गया, आइरिस और प्यूपिल हो गया। उसके बाद यहां देखो यह क्या है बच्चों, लेंस है, और इसको रेगुलेट कौन करता है, सिलियरी मसल्स। यहां देख सकते हो ये सिलियरी मसल्स हैं जो कि इसको रेगुलेट करते हैं। तो जो सिलियरी मसल्स हैं वो क्या करते हैं, इसको पतला या मोटा कर देते हैं। मतलब ये जो आई लेंस दिख रहा है बच्चों, ये कभी पतला हो जाता है, कभी मोटा हो जाता है। तो अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहां पर है उस अकॉर्डिंग ये एडजस्ट करता है, जिसे हम लोग बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई। और ये क्या करता है, चीजों को एडजस्ट करता है, मतलब अपने आप को एडजस्ट करता है, जिससे कि इमेज कहां बने, रेटिना पर ही बने। और इसी के एडजस्टमेंट के कारण बच्चों मैं यहां खड़ा हूं, दूर के चीजों को भी मैं देख पा रहा हूं, यहां के ऑब्जेक्ट को भी देख पा रहा हूं, यहां भी देख पा रहा हूं, यहां भी देख पा रहा हूं, इस कारण से, क्योंकि यहां पर यह क्या हो रहा है, एडजस्ट हो जा रहा है। समझ में आ गया? तो लेंस के बारे में जैसे मैंने बताया, इट इज मेड ऑफ जेली ट्रांसपेरेंट मटेरियल, जेली ट्रांसपेरेंट मटेरियल से बना हुआ है, और ये बाई कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर होता है। बाई कॉन्वेक्स कहने का मतलब हुआ इधर से भी उठा हुआ है, इधर से भी उठा हुआ है, देख सकते हो यहां इस तरीके से ये इसका स्ट्रक्चर है। अब देख सकते हो रेटिना के बारे में हम लोग को देखना है, तो बच्चों यहां देख सकते हो यही क्या है, रेटिना है, और इसी रेटिना पर इमेज का फॉर्मेशन होता है। बच्चों देखो यही क्या है, रेटिना है, तो इसी रेटिना पर इमेज का फॉर्मेशन होता है, मतलब प्रतिबिंब बनता है। तो देखो यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट से लाइट कहां गया, आंख में गया, आंख में किससे होते हुए गुजरा, लेंस से होते हुए गुजरा, और लेंस क्या करेगा, इसका रेटिना पर इमेज बनाएगा। तो तुम देख सकते हो ऑब्जेक्ट यहां सीधा है लेकिन इरेक्ट है ऑब्जेक्ट, यहां पर इसका इमेज क्या बनता है, उल्टा बनता है। जैसे ऐसे यदि आंख है, मुंह है, तो यहां पर आंख मुंह ऐसे उल्टा बनेगा। तो यदि तुमसे पूछा जाएगा कि इमेज कहां बनता है, तो रेटिना पर इमेज बनता है। अब बहुत ध्यान से देखो, अब तुम बोलोगे कि यहां पर ऑब्जेक्ट तो सीधा है लेकिन उल्टा इमेज जब बनता है तो हम लोगों को तो सब सीधा सीधा दिख रहा है, ऐसा क्यों, आखिर हम लोगों को सब सीधा सीधा क्यों दिख रहा है? इसका आंसर में हम लोग कह सकते हैं बच्चों कि यहां पर
जो सेंसेशन है, जो देखने का सेंसेशन है, वह कहाँ गया? ऑप्टिकल नर्व में गया, और ऑप्टिकल नर्व से होते हुए हमारे ब्रेन तक वो पहुंचता है, और फिर हम उसको पहचान पाते हैं कि सामने का ऑब्जेक्ट क्या है। तो वहां पर वो प्रोसेसिंग होता है, और हम लोगों को जो भी चीज है वह क्या दिखता है? सीधा दिखता है। ठीक है, तो यहां देखना, ये ऑप्टिक नर्व यहां दिख रहा है, यह ऑप्टिक नर्व कहां जुड़ा हुआ है? ब्रेन से जुड़ा हुआ है। तो इसी ऑप्टिक नर्व के थ्रू सिग्नल कहां पहुंचता है? ब्रेन में सिग्नल पहुंचता है, और फिर ब्रेन डिटेक्ट करता है कि क्या ऑब्जेक्ट सामने में है। तो यदि वर्किंग ऑफ आई तुम देखोगे तो यही है, सिंपल सा वर्किंग ऑफ आई है कि कोई एक ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है, तो इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वह इस लेंस के द्वारा बनेगा, कहां पर? रेटिना पे बनेगा, और वह जो इंफॉर्मेशन है वह ऑप्टिकल नर्व के थ्रू, इलेक्ट्रिक सिग्नल के थ्रू जाता है। या बोलेंगे वह कैसे जाता है? तो इलेक्ट्रिकल इंपल्स के रूप में ब्रेन तक पहुंचता है वह इंफॉर्मेशन, और ब्रेन फिर डिटेक्ट करता है कि सामने कौन सा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से आंख मशीन हो गया जो देख रहा है, लेकिन डिटेक्ट कौन कर रहा है? ब्रेन ही कर रहा है। अब देखो, जो ब्रेन में पार्ट जो इस बात को डिटेक्ट करता है कि क्या है सामने, जो आंख को रेगुलेट कर रहा है, यदि वो खराब हो जाए और आंख ठीक रहे तो क्या वह व्यक्ति देख सकता है? आंसर है नहीं देख सकता है, वह अंधा व्यक्ति कहा जाएगा। ठीक है, चलो हम लोग आगे देखते हैं। तो हाँ, देख सकते हो, रेटिना कंटेन्स सेवरल नर्व सेल्स, देयर आर टू काइंड्स ऑफ सेल्स। तो अब यहाँ देखो, रेटिना के बारे में थोड़ा सा और समझना है। रेटिना में बहुत सारे नर्व सेल्स होते हैं, उसमें दो सेल्स के बारे में तुमको समझना है, रॉड सेल और कोन सेल। यहां देख सकते हो रॉड सेल और कोन सेल को दिखाया गया है। तो फिर से एक बार आप का चित्र देख सकते हो, यहां पर लिखा हुआ है, यहां पर क्या क्या लिखा हुआ बताओ? कॉर्निया है, प्यूपिल है, आइरिस है, लेंस है, सिलेरी मसल है, क्या है बताओ? फिर यह रेटिना है, उसके बाद ऑप्टिक नर्व है। तो यहां देख सकते हो, ये जो रेटिना है इसका छोटा सा भाग को हम लोग देखेंगे तो यहां पर देख सकते हो, यहां पर सेल्स लगे होते हैं। तो दो प्रकार के सेल्स हम लोग को पढ़ना है, एक को बोलेंगे रॉड सेल और दूसरे को क्या बोलेंगे? कोन सेल। तो कोन सेल विच आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट एंड सेंस कलर। तो जो कलर सेंस करता है वह कौन है? कोन सेल्स है। और जो रॉड सेल्स हैं विच सेंसिटिव टू डिम लाइट, जो कि लाइट को डिटेक्ट करेगा, डिम लाइट के लिए वो क्या होता है? सेंसिटिव होता है। तो कलर को कौन डिटेक्ट करता है? तो वह क्या है? कोन सेल्स हैं, जो कि कलर को क्या कर देता है? सेंस करता है, वही पहचान पाता है। तो यहां देख सकते हो, इसका चित्र में दिखाया गया है। ऑप्टिक नर्व के बारे में मैंने बता दिया, किस तरीके से जो इंफॉर्मेशन है वह ब्रेन तक जाएगा ऑप्टिक नर्व के थ्रू, कैसे? इलेक्ट्रिकल इंपल्स के रूप में। इट इज लोकेटेड एट द बैक ऑफ द आई। Optic nerves are the bundle of over 1 million nerves fiber that carries visual messages from the retina to the brain। तो रेटिना से जो मैसेज है, विजुअल मैसेज है, उसको इलेक्ट्रिक इंपल्स के रूप में ब्रेन तक कौन भेजता है बताओ? ऑप्टिक नर्व भेजता है। अब देख सकते हो एक ब्लाइंड स्पॉट यहां पर वर्ड है, इसको भी जान लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज द स्मॉल रीजन वेयर द ऑप्टिक नर्व्स एंड द रेटिना मीट। तो जहां ऑप्टिक नर्व और रेटिना मीट करता है वही क्या होता है? ब्लाइंड स्पॉट होता है। इट हैज नो सेंसरी सेल्स, इसमें कोई सेंसरी सेल्स नहीं होते हैं, इसलिए हेंस नो इमेज इज फॉर्म्ड एट दिस स्पॉट। इस स्पॉट पे कोई भी इमेज का फॉर्मेशन नहीं होता है, यही तुमको याद रखना है। वर्किंग ऑफ आई मैंने बता दिया, किस तरीके से यहाँ पर ऑब्जेक्ट रहेगा सीधा, लेकिन यहाँ पर जो लेंस है वह इसका इमेज बनाता है उल्टा, मतलब ये हो जाएगा इन्वर्टेड इमेज बनाएगा, स्मॉल इमेज बनाएगा, और उसको ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन में भेजा जाएगा इस इंफॉर्मेशन को, और ब्रेन फिर डिटेक्ट कर लेता है कि यहाँ पर क्या ऑब्जेक्ट है। समझ गए? ये वर्किंग बहुत आसान था। अब देख सकते हैं परसिस्टेंस ऑफ विजन। परसिस्ट मतलब क्या होता है? बने रहता है, बने रहना। परसिस्ट मतलब क्या हो गया? बने रहना। तो बच्चों, कोई भी चीज हम लोग देखते हैं एक नजर से यहाँ पर, तो उसका इमेज हमारे दिमाग में बना रहता है। कितनी देर तक बना रहता है? 1/16वें भाग तक वो बना रहता है। मतलब अभी मैंने कुछ देखा, फिर देखा, फिर देखा, फिर देखा, तो जो पहला इमेज देखा था उसका वह जो है मेरे दिमाग में 1/16 सेकेंड तक बना रहेगा। उसके बाद ही दूसरे इमेज को वहां पर हम देख सकते हैं, उसके बाद फिर तीसरे को देख सकते हैं, फिर चौथे को देख सकते हैं।
और इसी बात का उपयोग करके बच्चों किस चीज का निर्माण किया जाता है, इसी बात का उपयोग करके एनिमेशन फिल्म का उपयोग किया जाता है। तो जो एनिमेशन बनता है बच्चों, देखते हो तुम लोग कार्टून देखते हो, एनिमेशन देखते हो, तो कार्टून वगैरह में बच्चों क्या होता है, फोटोज रहते हैं। तो फोटोज क्या रहेंगे, एक सेकंड में मान लो 16 फोटो को लगा दिया गया है लगातार, और एक सेकंड में 16 फोटो को लगातार चला दिया गया, तो तुम्हारा दिमाग एक के बाद दूसरे को देखने में उसको थोड़ा टाइम लगता है। तो तुम्हारे दिमाग को लगेगा कि वो फोटो नहीं है, बल्कि क्या है, वह क्या है, एक चलता फिरता कोई चीज है। इसी का उपयोग करके एनिमेशन या कार्टून फिल्म बनाया जाता है, जिसमें सिर्फ फोटो लगा दिए जाते हैं, लेकिन उसको इस फास्ट वे में चलाया जाता है कि लगता है कि वहाँ फोटो नहीं है, बल्कि क्या है, वो रियल में कुछ चल रहा है, एनिमेशन है। तो इस तरीके से ये हो गया परसिस्टेंस ऑफ विजन। अब केयर ऑफ आईज है, तो यदि तुमसे कभी पूछ दे कि आई का केयर कैसे किया जाए, तो बहुत सारी चीज़ें तुम लिख सकते हो। आँख को बार बार पानी से धोना चाहिए, गंदे हाथों से आँख को नहीं छूना चाहिए। ये सारे क्या हो गए बच्चों, ये सारे आँख का क्या हो गया, आँख का केयर हो गया। साथ ही साथ विटामिन ए से जो भी रिलेटेड फल है या फिर तुम्हारा जो भी फ्रूट है उसको हम लोग को लेना चाहिए, आंवले का सेवन करना चाहिए। इससे हमारा आई साइट क्या होता है, बहुत तेज होता है, यह भी हम लोग कर सकते हैं। भोजन में विटामिन ए की मात्रा हमें भरपूर लेनी चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें तुम लिख सकते हो यहाँ पर। और यदि कोई प्रॉब्लम आंख में है तो तुरंत आई स्पेशलिस्ट से हमें मिलना चाहिए, धूल गंदगी से आंख को बचाना चाहिए। बहुत सारे पॉइंट्स तुम अपने मन से यहाँ पर लिख सकते हो। अब देख सकते हो विजन डिफेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो विजन डिफेक्ट के बारे में आगे के क्लासेस में बहुत डिटेल में तुमको पढ़ाया जाएगा, यहाँ मैं शॉर्ट में तुम्हें बता दे रहा हूँ। तो विजन डिफेक्ट 3 प्रकार का पढ़ना है, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और एक यहाँ पर पढ़ाया गया है कैटरेक्ट के बारे में। तो मायोपिया क्या है, मायोपिया देखो छोटा सा नाम है ना, और हाइपरमेट्रोपिया बड़ा सा नाम है। तो जो छोटा सा नाम है मायोपिया, उसका छोटा सा नाम एक और दे देंगे, शॉर्ट साइटेडनेस। शॉर्ट मतलब छोटा, ऐसे याद कर लो। तो जो मायोपिया है उसका दूसरा नाम क्या हो गया, शॉर्ट साइटेडनेस बच्चों। तो शॉर्ट साइटेडनेस का मतलब क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। शॉर्ट साइटेडनेस, मायोपिया 3 नाम हो गया, नियर साइटेडनेस हो गया, शॉर्ट साइटेडनेस हो गया, मायोपिया हो गया, निकट दृष्टि दोष हो गया, सब इसका नाम हो गया। लेकिन इसमें होता क्या है, इसमें होता यह है कि यदि पास का कोई चीज़ है बच्चों, पास का कोई चीज़ है, जैसे यहाँ पास का कोई चीज़ है, तो ये मुझे नहीं दिख रहा है, मुझे इसको देखना है तो मुझे इसको दूर ले जाना पड़ेगा, ऐसे करके देखना पड़ेगा। मतलब पास लाने पे मुझे कोई चीज़ नहीं दिख रहा है, क्लियर नहीं दिख रहा है, लेकिन दूर का चीज़ मुझे दिख रहा है, दूर का चीज़ दिख रहा है एकदम साफ साफ, कोई टेंशन नहीं है। तो उसे हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पर हो गया है मायोपिया। क्या हो गया है बच्चों, मायोपिया। और उसके लिए हम लोगों को चश्मा लगाना पड़ता है बच्चों, चश्मा लगाना पड़ता है, लेंस लगाना पड़ता है, पावर वाला लेंस लगाना पड़ता है। तो जब मायोपिया होता है तो कैसा लेंस लगाते हैं, यहाँ पर लगाते हैं हम लोग कॉनकेव लेंस का उपयोग करते हैं। क्या है बच्चों, कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस का उपयोग करते हैं कब, जब हम लोग को मायोपिया का प्रॉब्लम आता है तब। दूसरा है हाइपरमेट्रोपिया। आप देखो हाइपरमेट्रोपिया बड़ा नाम है, लॉन्ग नाम है, तो इसका नाम हो जाएगा लॉन्ग साइटेडनेस। मैं ऐसे याद कराने के लिए बोल रहा हूं, हाइपरमेट्रोपिया क्या हो गया, लॉन्ग साइटेडनेस, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं फार साइटेडनेस, इस तरीके से नाम हो जाएगा। या फिर इसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, इसको हम लोग बोलेंगे दूर दृष्टि दोष। क्या बोलेंगे, दूर दृष्टि दोष। तो दूर दृष्टि दोष में क्या होगा, हाइपरमेट्रोपिया में क्या होगा कि नज़दीक की चीज़ें साफ साफ दिखेंगी, नज़दीक की चीज़ें साफ साफ दिख रही हैं, लेकिन दूर की चीज़ें साफ साफ नहीं दिख रही हैं। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होगा, नज़दीक का चीज़ दिख रहा है लेकिन दूर का चीज़ नहीं दिख रहा है, तो हम लोग बोलेंगे कि क्या हो गया, व्यक्ति को हाइपरमेट्रोपिया हो गया है। और यहाँ पर हम लोग किस लेंस का यूज़ करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस का यूज करेंगे। और कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा मतलब इसमें पावर चेक किया जाएगा डॉक्टर के द्वारा कि किस पावर का कॉन्वेक्स लेंस लगेगा, और उस पावर का कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा इसको क्या किया जाएगा, ठीक किया जाएगा। अब एक है कैटरेक्ट।
ठीक है। कैटरेक्ट क्या होता है, मोतियाबिंद, जिसने तुमने सुना होगा। तो ये क्या होता है, ड्यूरिंग ओल्ड एज में क्या होगा, द क्रिस्टलाइन लेंस बिकम्स मिल्की, जो लेंस है वो क्या हो जाता है, मिल्की हो जाता है, मिल्की क्लाउडी, उसके ऊपर एक लेयर चल जाता है इन अ कैटरेक्ट पेशेंट एंड दस द पर्सन कैन नॉट सी क्लियरली। कैटरेक्ट इज ट्रीटेड बाय सर्जरी। इन कैटरेक्ट क्या बोलता है, सर्जरी, द क्लाउडी लेंस इज रिमूव्ड, क्लाउडी लेंस को क्या किया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है, और इस तरीके से कैटरेक्ट का क्या हो जाता है, इलाज हो जाता है। तो नेक्स्ट टॉपिक देख सकते हो, यह है विजुअली चैलेंज्ड पर्सन। तो कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कि विजुअली चैलेंज्ड होते हैं, मतलब उनको साफ साफ या तो नहीं दिखाई देता है या पूर्ण रूप से वो क्या होते हैं, ब्लाइंड होते हैं। जैसे तुम देख सकते हो, या वो पार्शियली या कंप्लीट क्या होते हैं, ब्लाइंड होते हैं, उनको साफ साफ नहीं दिखाई पड़ता, या कंप्लीटली वो ब्लाइंड हो सकते हैं। A visually challenged person usually show a marked development of other senses। तो यदि जो विजुअली चैलेंज पर्सन है उसमें अदर सेंस ऑर्गन काफी ज्यादा वर्क कर रहे होते हैं। यहां पर देखोगे ऑप्टिकल एड्स, इनके लिए क्या क्या ऑप्टिकल एड्स हैं। तो ऑप्टिकल एड्स हेल्प अ पर्सन हु इज पार्शियली विजुअली चैलेंज। तो जो पार्शियली विजुअली चैलेंज पर्सन है उनके लिए कुछ ऐसे एड्स बनाए गए हैं जो कि उनको मदद करते हैं, उनको अच्छे से सुचारू रूप से जीवन को चलाने के लिए। दीज एड्स इनलार्ज एन इमेज और अ टेक्स्ट सो दैट दे कुड बी विजिबल। तो ये क्या करेगा, या तो टेक्स्ट को बड़ा करेगा, इनलार्ज करेगा, जिससे कि वो क्या करेंगे, उसको साफ साफ देख सकेंगे, और तरीके के यहाँ पर हेल्प उनको किया जा सकता है। जैसे बाइक फोकल लेंसेज हैं, लेंसेज का उपयोग कर सकते हैं, वो कॉन्टेक्ट लेंसेज का उपयोग कर सकते हैं। टिंटेड लेंसेज का देख सकते हो, ये कलरफुल टिंटेड लेंसेज हैं, टिंट्स हैं। और यहाँ पर तुम देख सकते हो, यहाँ पर मैग्नीफायर्स एंड टेलीस्कोपिक एड्स, मैग्नीफायर्स, टेलीस्कोपिक एड्स, ये सारे चीज भी वो यूज कर सकते हैं। यदि वो क्लासरूम में है तो वहां पर साफ साफ यदि कुछ देखना है तो उसके लिए बहुत सारे एड्स उनके लिए मौजूद हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो मैग्नीफाइंग डिवाइसेस एंड टेलीस्कोपिक डिवाइसेस भी उनको हेल्प करते हैं ताकि वो चीज़ों को साफ साफ दे सकें। तो यहाँ पर विजुअली चैलेंज में जो कि कम देखते हैं उनके लिए बहुत सारे एड्स बनाए गए हैं। तो तुम यहाँ पर यदि तुमसे क्वेश्चन पूछा जाए कुछ चीज़ों के नाम लिखो तो तुम यहाँ पर लिख सकते हो। अब दूसरा है नॉन ऑप्टिकल एड्स। ये ऑप्टिकल एड्स थे जैसे कि जो कि देखने से रिलेटेड थे, और यहाँ पर अब नॉन ऑप्टिकल एड्स हैं जैसे कि विजुअल एड्स हैं, मैग्नीफाइंग वर्ड्स हैं, फिर या फिर देख सकते हो टेक्चुअल एड्स हैं जैसे कि सेंस ऑफ क्या है, टच को बढ़ाने के लिए कुछ एड्स दिए गए हैं। ऑडिटरी एड्स हैं जैसे यूजिंग द सेंस ऑफ हियरिंग, हियरिंग को बढ़ाने के लिए यहाँ पर, जिससे कि उनको कोई दिक्कत ना हो, उनको कोई परेशानी ना हो। अब देख सकते हो विजुअल एड्स कैन मैग्नीफाई वर्ड्स। तो विजुअल एड्स क्या करेंगे, जो वर्ड्स हैं उसको मैग्नीफाई करेंगे ताकि वो उसको अच्छे से देख सके। सुटेबल इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड मटेरियल एट प्रॉपर डिस्टेंसेस। तो ये सारा चीज किया जाएगा उनसे। टेक्चुअल एड्स में इंक्लूडिंग ब्रेल राइटर, स्लेट और स्टाइलस। तो यहाँ देख सकते हो स्लेट है, स्टाइलस है, इनका भी वो यूज करेंगे, और ब्राइल राइटर का यूज करेंगे, जिससे कि वह क्या करें, चीजों को बिना देखे समझ सके और उसका इंटरप्रेट कर सके आसानी से। ऑडिटरी एड्स में देख सकते हो यहाँ बहुत अच्छा दिया गया है, ऐसा कैलकुलेटर जो कि साउंड से कैलकुलेट करे, जैसे 2 + 2 किया जाए तो वो 4 बोले, इस तरीके से, तो वह भी बहुत यूजफुल होगा। तो ये सारे चीज है तुम्हारा जो कि उसको दिया जा सकता है, और उससे जो ब्लाइंड पर्सन है उसको बहुत ज्यादा क्या होगा, हेल्प मिलता है। अब देख सकते हो यहाँ पर लुइस ब्रेल के बारे में बताया गया है। तो लुइस ब्रेल देख सकते हो वाज बोर्न इन 1809 इन फ्रांस, वो फ्रांस में जन्मे थे। ही बिकम ब्लाइंड ड्यू टू एन एक्सीडेंट, वो एक्सीडेंट के चलते ब्लाइंड हो गए बच्चे में ही, और उन्होंने ब्रेल स्क्रिप्ट का क्या किया, डेवलपमेंट किया। तो यहाँ देख सकते हो ब्रेल स्क्रिप्ट में क्या है, सिस्टम है जिसमें 63 रेज्ड डॉट पैटर्न को क्या किया गया है, डेवलप किया गया है, कैरेक्टर्स को डेवलप किया गया है। ईच कैरेक्टर्स और पैटर्न रिप्रेजेंट अ लेटर। तो जो कैरेक्टर को डेवलप किया गया हुआ एक लेटर को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स, अ कॉमन वर्ड और अ ग्रामेटिकल साइन। तो इसके द्वारा साइंस है, मैथमेटिक्स है, इन सारे को क्या किया जा सकता है, इंटरप्रेट किया जा सकता है। डॉट्स आर अरेंज्ड इन सेल्स ऑफ 2
वर्टिकल रोज, तो डॉट देख सकते हो 2 वर्टिकल रोज में इस तरीके से अरेंज्ड होंगे। और इसके बाद तुम देख सकते हो रोज ऑफ 3 डॉट्स ईच इस तरीके से देख सकते हो ये अरेंज्ड है। अ रीडर नीड्स टू टच द ब्राइल स्क्रिप्ट, तो रीडर क्या करेगा, टच के द्वारा ब्राइल स्क्रिप्ट को क्या करेगा, सेंस करेगा। वहां ना देखना है ना ही सुनना है तुम्हें। एग्जांपल्स ऑफ डॉट पैटर्न्स यूज्ड इन ब्राइल सिस्टम, ये देख सकते हो यहाँ, तो CAT इस तरीके से कैट को लिखा जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, कैट। कॉमा के लिए देख सकते हो तीन डॉट हैं और उसको 2 पैटर्न में सजा दिया गया है, तो ये कॉमा हो गया। ये इस तरीके से इसको क्या किया जा सकता है बच्चों, अरेंज किया जाता है। तो ये था बच्चों ये चैप्टर, यहाँ पर ये चैप्टर समाप्त होता है। बच्चों यदि तुम हमारे चैनल से पढ़ते हो, रेगुलर स्टूडेंट हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही पढ़ो। बहुत सारे बच्चे हैं जो कि बिना सब्सक्राइब किए ही चैनल को पढ़ते हैं, देखते हैं। और इस वीडियो के बाद कौन से वीडियोस तुम्हें पढ़ने हैं वह भी तुम जरूर कमेंट में बताना। और बच्चों प्लेलिस्ट को तुम देखो, प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस क्लास 8 की लगभग मैंने बता दिए। मैथ्स के बहुत सारे वीडियोस हैं, तुम वहां देख सकते हो। थैंक यू।